लोग इस क्लास में जानने वाले हैं कृषि के बारे में। कृषि के बारे में इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत सारे जानकारी को प्राप्त कर चुके थे। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे झारखंड के बारे में कि झारखंड में कृषि किस प्रकार की होती है। इससे पहले हम लोग कृषि के कई प्रकार के बारे में पढ़ लिए हैं, जैसे निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ लिए, चलवासी पशुचारण पढ़ लिए थे, स्थानांतरित कृषि पढ़ लिए हैं, मिश्रित कृषि पढ़ लिए हैं, वाणिज्यिक कृषि पढ़ लिए हैं। ये सारे कृषि के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग इसमें जानेंगे कि झारखंड में जो कृषि होता है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, अगर आप सभी लोग जानना चाहते हैं चलवासी कृषि, स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि, तो इसका डिटेल्स वीडियो आपको डिटेल्स जानकारी पिछले वीडियो में बताएगी। आप लोग पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं झारखंड में जो कृषि होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। देखिए, अगर बात कर लेंगे झारखंड में, तो झारखंड में मुख्यतः चावल और जो मक्का है सर्वाधिक इसकी खेती की जाती है, चावल और मक्का की। झारखंड में चावल और मक्का की सर्वाधिक खेती की जाती है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग देखेंगे ये जो चावल और मक्का झारखंड में कैसी खेती है, तो ये एक निर्वाह कृषि है। एक ऐसी कृषि है, निर्वाह कृषि। ठीक है, और निर्वाह कृषि के बारे में पिछले क्लास में बढ़िया से बता चुके हैं। जा करके पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा कि निर्वाह कृषि हम किसको कहते हैं। हम लोग इसी झारखंड के जो कृषि है इसको हम लोग बांटेंगे कि पूरे क्षेत्र में, पूरे झारखंड में जो झारखंड के पूरे मतलब क्षेत्र को बांटा जाए तो कुल मिलाकर के 6 वर्ग में बांटा गया है जहाँ पर कृषि की जाती है। पहली है क्या, उत्तरी कोयल घाटी। पहली है उत्तरी कोयल घाटी, दूसरा हजारीबाग का पठार, तीसरा दामोदर घाटी, चौथा राजमहल की पहाड़ी, और पांचवा रांची का पठार, और छठा स्वर्णरेखा की घाटी। तो ये प्रमुख जो 6 जोन बांटे गए हैं कृषि के आधार पर, तो ये सारे 6 जोन में कृषि की जाती है। और ये पूरी जो 6 जोन हैं इसमें मुख्य रूप से जो फसल होता है, जो खाद्य फसल में हम लोग देखेंगे तो रेशेदार फसल होता है ना, पेय फसल होता है, गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार और बाजरा। तो ये सारे जो फसल होते हैं इन्हीं 6 क्षेत्र में उगाए जाते हैं। अगर हम लोग आगे बात कर लेते हैं, देखिए जूट और कपास। ठीक है, जूट और कपास को हम लोग रेशेदार फसल कहते हैं। और पेय फसल हम लोग किसको कहते हैं, चाय और कहवा को कहते हैं। सभी लोग सुने होंगे चाय और कॉफ़ी बहुत लोगों की ये आदत होती है पीने की, चाय भी पसंदीदा मतलब पेय पदार्थ है। तो ये जो चाय और कहवा है ये मुख्यतः पेय पदार्थ हैं। और रेशेदार फसल क्या है, जूट और कपास है, जिसकी रुई तैयार की जाती है। और रुई का उपयोग सभी लोग जानते हैं, कपड़ा बनाने में और तमाम चीज़ बनाने में इस रुई का प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं पूरे मौसम के आधार पर। पूरे मौसम के आधार पर अगर हम लोग फसल के बारे में जानेंगे तो कुल मिलाकर के 2 प्रकार के होता है। मौसम के आधार पर 2 प्रकार के होता है। पहला देखिए होता है खरीफ फसल और दूसरा होता है रबी फसल। अगर हम लोग रबी फसल की बात कर लें, खरीफ फसल की बात कर लें, तो जो खरीफ फसल होता है ये जून जुलाई के मौसम में यानी कि महीने में, जून और जुलाई के महीने में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। साफ तौर पर कहा जाए कि जो वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही इस खरीफ फसल का उत्पादन किया जाता है, इसका लगाया जाता है पौधा को ना, तो इसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। जैसे में क्या आता है, धान हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, मूंगफली हो गया। तो ये सारे जो भी पौधे हैं और ये जो फसल हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या, तो खरीफ फसल कहते हैं। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग बात कर लें बाबू रबी फसल की, यदि बात कर ले हम लोग रबी फसल की, किसकी बात कर ले, रबी फसल की, तो रबी फसल होता क्या है, मुख्यतः देखिए ये नवंबर और दिसंबर के महीने में बोया जाता है रबी फसल को, और मार्च से लेकर के अप्रैल के महीने में इसको काट लिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के इसको गर्मी के मौसम कह भी सकते हैं ना, ठंडी में बोया जाएगा, गर्मी में काटा जाएगा। तो नवंबर दिसंबर में बोया जाएगा और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो जितने भी फसल इस जोन के अंतर्गत, इस सीजन के अंतर्गत उगाए जाएंगे, ये सारे फसल को ही हम लोग रबी फसल कहेंगे। ठीक है, जैसे में अगर हम लोग बात करें कौन कौन से वो फसल हैं जिनको रबी फसल कहा जाएगा जी, तो देखिए वो जो फसल हैं क्या हैं, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू। तो ये जितने भी फसल हैं ये सभी फसल को हम लोग रबी फसल कहेंगे। यहाँ तक से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग इसको बात कर लें, अगर पूरे दुनिया में देखेंगे, अगर पूरी दुनिया में विश्व में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो खाद्य पदार्थ हैं वो चावल है, भात खाते हैं लोग, उसके बाद गेहूँ खाते हैं,
तो ठीक है, अगर चावल जब सर्वाधिक लोग खाते ही हैं तो उसके पहले उत्पादन जान लेते हैं, कौन सा देश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ना। तो देखिएगा, जो चावल की खेती है मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता है। तो सभी को कि हम ज्योग्राफी की क्लास में सिखा दिए थे कि कटिबंध क्या होते हैं ना। तो अगर नहीं देखेंगे तो पीछे जाकर के वीडियो खोज लीजिएगा, उसमें लिखा गया है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हम लोग किसको कहते हैं। इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है ना। अगर हम लोग देखेंगे चावल के उत्पादन के लिए तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस ये मुख्यतः तापमान, औसत तापमान होना चाहिए। किसके लिए? चावल के लिए। चावल जिस समय लगाया जाता है उस समय 16 डिग्री सेल्सियस और जिस समय काटा जाता है उस समय 27 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है। ठीक है, अगर हम लोग इसका वर्षा देखेंगे तो चावल को मुख्यतः कितना वर्षा चाहिए, तो वर्षा हम लोग देखेंगे तो 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए, तब जाके धान की खेती हो पाएगा, अन्यथा कम बारिश में नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है कि इसको खरीफ फसल के अंतर्गत रखा गया है और इसको बारिश के मौसम में ही बोया जाता है, ताकि इसमें पानी जो होता है, पानी का इसमें अवशोषण बहुत ज़्यादा होता है, पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर पूरी दुनिया में देखेंगे सर्वाधिक चावल का जो प्रोडक्शन होता है वो कौन करता है, तो वो चीन करता है। दूसरे नंबर पे कौन करता है? भारत करता है। उसके बाद जापान, श्रीलंका और मिस्र, ये प्रमुख जो देश हैं ये क्या है? चावल उत्पादक देश हैं। अगर हम लोग देखेंगे, ये तो समझ में आ गया होगा चावल वाला। ठीक है, अगर हम लोग गेहूँ की बात कर लें तो देखिएगा, जो गेहूँ है जी वो शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाया जाता है। ये शीतोष्णकटिबंधीय में हम ये सब कटिबंध के बारे में बहुत सेपरेट वीडियो बता दिए हैं जी। शीतोष्णकटिबंध किसको कहते हैं, अगर थोड़ा सा हम लोग डीप में थोड़ा सा बात कर लें तो देखिएगा, ये पूरे पृथ्वी है, बीचे बीच से जो गुजरते हैं उसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग मकर रेखा बोलते हैं, और सॉरी यहाँ पर भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसको मकर रेखा बोलते हैं और इसको कर्क रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर और इसको नीचे ना, तो ऊपर में हम लोग देखेंगे क्या होता है, ये वो शीत कटिबंध होता है। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध होता है, ऊपर यहाँ बीच में होता है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। इसके बीच में एक और जगह होता है, ये शीत कटिबंध होता है, ये शीत उष्ण कटिबंध होता है। ठीक है, अब ये भी देखेंगे तो ये तो उष्ण कटिबंध है, ये शीत कटिबंध है और ये वाला शीतोष्ण कटिबंध है। तो इसी शीतोष्ण कटिबंध में गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और हम भी देखेंगे तो ये हम लोग भारत में है और भारत इसी देश पर स्थित है। भारत के ऊपर शीत कटिबंध और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला देखेंगे क्षेत्र, ऊपर वाला क्षेत्र इसी पर ना है, तो इस क्षेत्र में क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध ये कहलाता है। और यहाँ पर गेहूँ का मतलब फसल बहुत ज़्यादा की जाती है। देखेंगे हम लोग, अगर हम लोग पूरे भौगोलिक दशा के बारे में जान लेंगे तो इसमें होता क्या है कि कम से कम जो टेम्परेचर है जी 14 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री टेम्परेचर कम से कम चाहिए। जिस समय गेहूं को बोया जाता है, लगाया जाता है, उस समय 14 डिग्री सेल्सियस चाहिए और जिस समय काटा जाता है उस समय 18 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अगर बारिश की बात करेंगे, इसको कितना वर्षा की ज़रूरत पड़ती है गेहूँ उत्पादन के लिए? कम से कम 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा चाहिए, तब जाके क्या होगा, ये भौगोलिक यानी तब जाके गेहूं का खेती होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर पूरे दुनिया में देखेंगे तो फर्स्ट स्थान पर चीन है गेहूं उत्पादन में और सेकंड पर भी क्या है तुम्हारा एक भारत है जी। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या होता है कि गेहूं उत्पादन में देखेंगे तो यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और शीतोष्ण घास का मैदान, ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं ये गेहूँ उत्पादन में सबसे प्रथम है। अगर हम लोग देखेंगे भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि गेहूं को प्रोडक्शन करते हैं, गेहूं का एग्रीकल्चर करते हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं ना, तो देखेंगे भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य हैं जो कि गेहूं का सर्वाधिक कृषि करते हैं, उपज करते हैं। अगर हम लोग मिलेट की बात करें, मिलेट एक मोटा अनाज होता है जिसमें जवार और बाजरा और रागी को शामिल किया गया है। जवार, बाजरा, रागी को हम लोग मिलेट कहते हैं, इसको मोटा अनाज भी कहते हैं ना। अगर हम लोग बाजरा उत्पादन के लिए देखेंगे जी तो वर्षा कम से कम 45 डिग्री सेल्सियस 45 सेंटीमीटर होना चाहिए और तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर वही जवार की बात करेंगे तो जवार के लिए कम से कम जो वर्षा होता है 30 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। और यही यानी कि तापमान की बात करेंगे तो 20 से लेकर के 32 सेंटीमीटर इसका औसत तापमान होना चाहिए। किसके लिए? तो जवार के लिए होना चाहिए। अगर इसके लिए अगर हम लोग मिट्टी के बारे में बात करेंगे तो मिट्टी किस प्रकार की चाहिए? तो मिट्टी जो है बालुई तथा लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसके लिए? तो जवार के लिए और बाजरा के लिए। अगर हम लोग पूरे विश्व में देखेंगे
कि भारत जो है, भारत, नाइजीरिया, माली और चीन, ये जो देश हैं इसमें क्या होता है, बाजरा और ज्वार का जो खेती होता है सर्वाधिक होता है, यानी कि मिलेट की खेती सर्वाधिक होती है। ठीक है, अगर भारत में बात करेंगे तो भारत की जो राजस्थान राज्य है, यहाँ पर बाजरा की जो खेती है सर्वाधिक की जाती है, भारत के राजस्थान राज्य में। अगर यही हम लोग ज्वार की बात करेंगे तो ज्वार महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक होता है। वही रागी की बात करेंगे तो भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक रागी की खेती होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पर जान चुके, जानकारी को प्राप्त कर चुके हैं। आई होप कि जानकारी सभी को अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के और भी अच्छे जानकारी को जानने के लिए आप सभी लोग मनोबल स्टडी को जरूर एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जान पहचान के लोगों को एक शेयर जरूर कीजिएगा।